गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको कराऊंगा एक जो सेल है, प्लांट सेल या एनिमल सेल, उसको अलग अलग सॉल्यूशन में अगर हम रखते हैं तो क्या हैपन होता है। देखिए प्लीज व्हाट हैपन्स। हम यहाँ पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर हम 3 प्रकार के सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों, और तीनों प्रकार के सॉल्यूशन के अंदर हम प्लांट सेल को रखकर देखेंगे और देखेंगे उसके साथ क्या होता है। अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। ये प्लांट सेल बच्चों, इसके अंदर प्लांट सेल रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन है। अब एक सेल को हमने सॉल्यूशन में रख दिया। अब देखना ये है कि जो वाटर है उसकी मूवमेंट सेल के अंदर है या बाहर है। देखो बच्चों, जो वाटर है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करता है। अंडरस्टैंड व्हाट आई से, कि सेल के अंदर ही वाटर है, वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट साल्ट जो भी है डिजोल्व है। बाहर जो सॉल्यूशन है वो भी वाटर है, उसके अंदर भी हमने कुछ साल्ट डिजोल्व कर रखे हैं। अब जो मूवमेंट है वाटर की वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां हम क्या देखते हैं? हमने यहां पर क्या देखा? व्हाट हैपेंस। यहां पर हमने इस सॉल्यूशन में हमने देखा कि यहां पर जो सेल का साइज है वो सेम रहता है, सेल के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसके क्या हो? इक्वल हो। यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन बराबर होती है। तो वहां पर क्या होता है? जो नेट मूवमेंट है वो जीरो हो जाती है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल जितने अंदर जाएंगे उतने ही बाहर आएंगे, यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेज सेटअप हो जाएगी और नो नेट मूवमेंट, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी और सेल का साइज क्या रहेगा? सेम रहेगा। सेल के अंदर जो वैक्यूल है उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई से। नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा? नेक्स्ट केस में हमने क्या देखा कि जो सेल है, सेल का साइज थोड़ा बढ़ गया है, सेल थोड़ी टर्जिड हो गई है। सेल क्या हो गई है? टर्जिड, यानी सेल थोड़ी फूल गई है। सेल का साइज पहले थोड़ा क्या हो गया? ज्यादा हो गया है, यानी सेल में स्वेलिंग आई है, यानी सेल के अंदर टर्जिडिटी आई है, सेल टर्जिड हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर जो है सेल के अंदर गया हो। अब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर कब जाएंगे? जब बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर क्या है? कम है। इस प्रकार का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इस प्रकार का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं आ सकता। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम एक सेल को रखते हैं, प्लांट सेल को रखते हैं, तो क्या होगा? प्लांट सेल क्या हो जाएगी? टर्जिड। उसके अंदर वाटर इंटर करेगा, वाटर वैक्यूल के अंदर इंटर करेगा, वैक्यूल का साइज बढ़ेगा तो प्रेशर पैदा हुआ, जिससे सेल का साइज बढ़ जाएगा। अंदर जो प्रेशर पैदा होता है वाटर के कारण उसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जिससे सेल पूरी तरह क्या हो जाएगी? टर्जिड। अब सेल फूल जाएगी लेकिन सेल बरस्ट नहीं होगी। प्लांट सेल बरस्ट नहीं होती क्योंकि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है? सेल वॉल, जो कि उसको बरस्ट होने से बचाती है। अगर इसी सॉल्यूशन में अगर हम एनिमल सेल को रखते तो क्या होता? क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर इस सॉल्यूशन में हम एनिमल सेल को रखते तो एनिमल सेल्स भी टर्जिड होती और क्या हो जाती? बरस्ट और फट जाती। अंडरस्टैंड? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता? सेल वॉल नहीं होता। तीसरे प्रकार का सॉल्यूशन में हमने क्या नोट किया कि सेल का साइज कम हो गया है। जो मेम्ब्रेन है, जो अंदर मेम्ब्रेन है वो सेल वाल से अलग होकर अंदर आ गई है, यानी साइज कम हो गया है, श्रिंक के। तो यहां पर तो सेल क्या होती है? टर्जिड।
यहां पर सेल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिंग। यहां पर क्या हो गया, श्रिंकेज, सिकुड़ गई है, यानी सेल का साइज पहले से कम हो गया, सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो सेल वाल से अलग होकर अंदर की तरफ चली गई है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब सेल के अंदर से पानी बाहर आता है। सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर कब आएगा, जब सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है। समझे? तो कहने का मतलब है कि जो वाटर की मूवमेंट है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ चलते हैं। तो हमने अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन बनाए और अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन में हमने सेल को क्या किया, स्टडी किया है और सेल का बिहेवियर देखा है। समझे? अब मैंने यहां पर प्लांट सेल का एग्जांपल लिया बच्चों, इसी प्रकार एनिमल सेल को भी रख के आप देख सकते हो। तो एनिमल सेल रखोगे क्या हुआ, यहां पर तो एनिमल सेल का साइज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नो नेट मूवमेंट। यहां पर एनिमल सेल को रखोगे तो ब्रस्ट हो जाएगी, यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। अंडरस्टैंड्स? तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक हो जाती है। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम भी है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। तो सेल यहां पर क्या हो गई है, प्लाज्मोलाइज। अंडरस्टैंड्स? प्लाज्मोलाइसिस आप जानते हो, जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें पानी बाहर आ गया। पानी बाहर क्यों आया, क्योंकि पानी सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। इसका मतलब बाहर पानी के मॉलिक्यूल्स कम है। क्यों है कम, क्योंकि बाहर जो पानी है उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि वाटर की मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, पानी के अंदर जो घुला हुआ साल्ट है, डिजोल्ड साल्ट है, उसकी मात्रा पे डिपेंड करती है। बच्चों मेरे पास दो सॉल्यूशन है बच्चों, सपोज आई हैव टू सॉल्यूशंस, दोनों में वाटर है, एक में 10% साल्ट है, एक में 20% है। तो बताइए किस तरफ से 10% से 20% की तरफ क्या होगी मूवमेंट, क्योंकि जिस तरफ साल्ट की मात्रा ज्यादा है वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी सोल्यूट ज्यादा होंगे तो वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज का, समझे आप लोग? तो पानी के अंदर जो घुला हुआ साल्ट है वो वाटर की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। समझे? सेल के अंदर ही पानी होता है, उस पानी में साल्ट डिजोल्ड होते हैं और बाहर भी साल्ट है। अब कंसंट्रेशन जिस तरफ ज्यादा है वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो हायर से वाटर जो है कम की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस में हमने क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड सेल, तो पानी बाहर आ गया। कभी आपको टॉन्सिल हुए हो बच्चों, कई बार आपको टॉन्सिल हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप ना साल्ट के गरारे कीजिए। साल्ट का पानी क्या होता है, नमक का पानी होता है, उसके गरारे करते हो आप, उससे आपको क्या फायदा होता है पता है? क्योंकि जो पानी है उसमें आपने साल्ट डिजोल्व कर रखा, नमक, अब उसको गले में डालते हो वहां पे, तो गले के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, उनकी क्या हो जाती है, प्लाज्मोलाइसिस, उनकी डेथ हो जाती है। नमक के गरारे करने से जो गले में बैक्टीरिया होती है उनके अंदर का पानी बाहर आ जाता है और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। समझे? दैट इज द प्लाज्मोलाइसिस। अंडरस्टैंड्स? तो आज का आपको ये तीनों चीज आपको समझ आ गई है। अलग अलग सॉल्यूशन में एक सेल का क्या क्या बिहेवियर है आपको समझा दिया मैंने। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। यस, मैंने यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रखी बच्चों आपके लिए। यूकैरियोटिक सेल, मैं जो ऑनलाइन पढ़ाता हूं उसके बाद अलग से वीडियो बनाता हूं। ऑनलाइन के टाइम पे वीडियो साफ नहीं बनता, मैं अलग बनाता हूं, अलग टाइम देके बच्चों, ताकि क्लियर हो जाए। तो ऑनलाइन में आपको समझ आ जाता है, अगर कुछ कमी रहती है तो फिर आपके पास मैं वीडियो सेंड करता हूं, उससे आप समझ सकते हो। और व्हाट्सएप पे आप मेरे से डाउट ले सकते हो, फोन पे भी डाउट ले सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। आपका मेरा कंपटीशन है, आप कुछ भी पूछिए, यू आर फ्री। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल हम कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से बनी होती है। केवल बैक्टीरियल सेल ही प्रोकैरियोटिक सेल होती है बस। हम भी यूकैरियोट्स हैं, हमारी बॉडी भी यूकैरियोटिक सेल से बनी है। प्लांट भी यूकैरियोट्स होते हैं, उनकी बॉडी भी यूकैरियोटिक सेल से बनी है। फंजाई भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्ट भी, एल्गी, सब यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। ठीक है, हाँ, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद फर्दर डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल।
हमारी सेल और प्लांट सेल है, दोनों यूकोरियोटिक है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यूकोरियोटिक का मतलब तो आपको बताया था मैंने, 2 पॉइंट बताए थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल बाउंड बाई मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जो पार्ट होते हैं सेल के, सेल ऑर्गेनल, उनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये 2 कैरेक्टर हैं जो कि यूकोरियोटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो फर्दर डिफरेंस है वो तो अलग अलग बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट है अपना फूड खुद बनाते हैं तो उनके अंदर अलग ऑर्गेनल होंगे, एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक है तो उसके अंदर अलग होंगे, तो अलग अलग, समझे आप लोग? क्लियर? वेरी सिंपल। अब यहां पर जो शेप है, एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, शेप ऑफ सेल। अब हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी सारी सेल से बनी है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर सारी सेल एक जैसी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर भी जो सेल है उनकी अलग अलग शेप है। जैसे हमारी आरबीसी अलग शेप की है, हमारी नर्व सेल अलग शेप की है। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन पे। तो जो सेल का फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग सेल की क्या होती है? शेप होती है। तो सेल की शेप किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? फंक्शन पे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो हमारी बॉडी में अलग अलग शेप की सेल है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। वेरी सिंपल। तो यूकोरियोटिक सेल्स हम कर रहे थे, तो यूकोरियोटिक सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन को कर लिया था, सेल वॉल कर लिया था। सेल वॉल आपको बताया था नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है, और उसके सेल के अंदर जो चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में कराया था बच्चों। यूकोरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड। जैसे मान लो कोई सेल है, ये सेल है, ये सेल है। अगर प्लांट सेल बनाओगे तो इसके ऊपर एक सेल वॉल और बना देना। इसको मैं एक टिपिकल सेल लेके चल रहा हूं, इसके बाहर जो है, बाहर की जो बाउंड्री, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है, मैंने आपको बताया था, जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये वैसी होती है जैसे सेल के बाद जो मेम्ब्रेन होती है, उसी प्रकार से, उसी तरह की ये मेम्ब्रेन होती है बच्चों, याद रखना। यानी प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, वही नेचर होती है, वही कंपोजिशन होती है लगभग। ठीक है। ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये बाहर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है सेल में, न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, खासकर जो सिंथेसाइजिंग रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही चलते हैं। मतलब जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पोर्स क्या काम आते हैं? न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है बच्चों जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो दोनों के अंदर एक्सचेंज चलता रहता है। या पोर से न्यूक्लियस के अंदर से आरएनए आते हैं साइटोप्लाज्म में, आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन्स बनती है, फिर प्रोटीन्स अंदर जाती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में मटेरियल का एक्सचेंज होता रहता है। क्लियर? वेरी गुड। अंदर जो मैंने दिखाए हैं न्यूक्लियस के अंदर आपको ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो आपस में गुथे हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर। इनको हम क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? ये क्रोमेटिन फाइबर किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। ठीक है। जब सेल डिवाइड करती है, अब सेल डिवाइड नहीं करी तो ऐसे दिखाई देंगे आपको। जब सेल डिवाइड करना शुरू करती है तो उससे पहले ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होते हैं, यानी इनका साइज छोटा होता है, और ये किसका रूप ले लेते हैं? क्रोमोसोम का। तो ये किसका रूप ले लेंगे? क्रोमोसोम का। इस तरह से
अब ये क्रोमोसोम आपको मैंने दिखाया है, तो ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर से बना है। तो डिवीजन से पहले क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो जो क्रोमेटिन फाइबर के अंदर था वही क्रोमोसोम के अंदर है, डीएनए है, प्रोटीन है, ठीक है। फर्क क्या है कि जब सेल डिवाइड करती है तो उससे पहले जो डीएनए है, प्रोटीन है, उनका सबका अमाउंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ताकि आगे डॉटर सेल में क्या हो जाए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अंडरस्टैंड यू मी? वेरी सिंपल, क्लियर। तो न्यूक्लियस के बारे में आपको करा दिया मैंने आपको। न्यूक्लियस को हम सेल का क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस को हम सेल का, न्यूक्लियस को हम कंट्रोल हाउस बोलते हैं, कंट्रोल हाउस या ब्रेन ऑफ ए सेल। एक सेल का जो कंट्रोल हाउस है या ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं बच्चों, और जीन ही सभी तरह की चीज को कंट्रोल करते हैं। जो भी प्रोटीन्स बनती है उनकी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है, और जीन किसका पार्ट है, डीएनए का। जीन्स डीएनए ही होते हैं, मतलब डीएनए का पार्ट, डीएनए का एक्टिव पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है उसको जीन बोलते हैं। तो जीन की जो नेचर है वो डीएनए ही है, जीन डीएनए का ही पार्ट है बच्चों, मतलब डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है उसको हम जीन्स कह देते हैं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है। टाइम टाइम पे आपके पास जो भी पढ़ाया जाएगा उसके वीडियो आते रहेंगे बच्चों। और मैंने आपको बताया था ये कंपटीशन आपका और मेरा है, तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कितने भी हाई लेवल का पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।